फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज विद कपिल में। मैं कपिल और आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के एक मजबूत शेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से निफ्टी के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। पोस्ट बजट निफ्टी ने एक शानदार रैली दिखाई है दोस्तों। अगर आप देखें तो निफ्टी 13,709 से 1 फरवरी को 13,709 से और आज 14,974 रुपए, अप्रॉक्स 15,000 रुपए निफ्टी 50 टच करने वाला है। तो दोस्तों, क्या इसके बाद निफ्टी में हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है? आगे क्या होने वाला है, आगे क्या पोजीशन बनने वाली है, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो आगे इंप्रूव करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जो लोग रैली देखकर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कृपया वो अपने एनालिसिस को पूरी तरह से कंप्लीट करें, ध्यान से चीजों को पढ़ें और समझें और उसके बाद ही मार्केट में किसी तरह का निवेश करें। तो पढ़ने और समझने में हमारे जो वीडियोस हैं वो आपकी जो हेल्प कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप लोग जरूर से उस वीडियो का बेनिफिट आप लोग ले। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये वीडियोस जो हैं ये आपके पैसे से रिलेटेड है, तो कृपया इन वीडियोस को लाइटली ना लें, इन वीडियोस को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं वीडियो में बीच में दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन आप लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मार्केट जोखिम भरा है, लेकिन मार्केट में सतर्कता ही सबसे बड़ा हमारे पास जो है हथियार होता है। तो हमें मार्केट में हर कदम पर ये ध्यान रखना होता है कि मार्केट अगर सिर्फ बढ़ रही है तो जोश में आकर ये नहीं कि उसके अंदर अपना पैसा लगा दिया, और मार्केट गिर रही है तो ये नहीं कि डर के मारे सारा पैसा निकाल दिया। हमें दोनों ही टाइम पे पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। मार्केट इस समय शानदार चल रही है, अच्छी रैली है, सब कुछ बढ़िया नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि जिन लोगों ने कोविड के टाइम से लेकर अब कोविड के टाइम इन्वेस्ट किया होगा अराउंड मार्च के आसपास, वो लोग एक बहुत हेफ्टी बेनिफिट लेकर बैठे हैं, बहुत अच्छा शानदार बेनिफिट लेकर बैठे हैं। तो माइट भी आप लोगों को आने वाले टाइम में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, जो कि एक अच्छी शानदार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन आप लोग अगर मार्केट में आ रहे हैं तो कम से कम 2 से 5 साल के टाइम पीरियड को लेकर आइए, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में आप लोग उतार और चढ़ाव सभी देख पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी इन्वेस्ट किया और आप लोगों का नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर आपने कोई गिरावट देख ली तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा यही रह जाएगा कि मार्केट तो हमेशा नुकसान ही देती है। मार्केट मार्च से लेकर अभी तक जहां पर चल चुकी है, वहां तक जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो लोग जानते हैं कि मार्केट किस तरह का मुनाफा दे सकती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को अब उस सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं, जो सेक्टर डेफिनेटली अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स जो हैं उनमें एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर। डेफिनेट फार्मा सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में अच्छा इंप्रूव करने वाला है, और इसीलिए मैंने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के ऊपर कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, और उसमें बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बताए हैं। आज मैं दूसरा जो सेक्टर, जो मेरा प्रेफर्ड सेक्टर, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो रैली है, जो बूम है, जो तेजी है, वो जिस सेक्टर में दिखाई देने की चांसेस बन रही है वो एफएमसीजी सेक्टर है। और एफएमसीजी सेक्टर में जो बड़े नाम हैं वो एचयूएल, आईटीसी, बजाज, टाटा, रिलायंस, इनके नाम आते हैं। तो जो कंज्यूमर सेगमेंट है बेसिकली उनको हिट करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सभी बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेस एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। और जब ऐसा हेल्दी कंपटीशन होता है तो उसमें हमेशा कंज्यूमर्स का और शेयर होल्डर्स का बेनिफिट होता है, क्योंकि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो सभी एक के बाद एक
अच्छे और बड़े स्टेप्स उठाते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर्स की। बजाज कंज्यूमर्स के बारे में जो न्यूज निकल कर आ रही है वो न्यूज है कि बजाज कंज्यूमर जूम्स 33% इन 2 days पोस्ट Q3 रिजल्ट। तो इनके Q3 के रिजल्ट भी देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि Q3 रिजल्ट्स के बाद इनके शेयर में 33% का जंप आया है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है, इसकी वजह से ये शेयर बहुत अच्छा जंप दिखा रहा है। द कंपनी बोर्ड हैज रिकमेंडेड एन इंटरिम डिविडेंड एट ऑफ 600%, दैट इज ₹6 पर शेयर ऑफ ₹1 ईच ऑफ द कंपनी। हर किसी के पास जो शेयर है वो उसके ऊपर ₹6 जो है पर शेयर वो डिविडेंड डिक्लेयर उन्होंने किया है, जो कि 600% है। तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा इन्होंने डिक्लेयर किया है। अब हम लोग इसके रिजल्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स में क्या हम लोगों को दिखाई देता है, जिसकी वजह से इतनी शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। उसके पहले जस्ट एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मार्केट कैप 3874 करोड़ की है, करंट प्राइस 263 है, 52 वीक 284 है, जिसके आसपास ही अभी चल रहा है। प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग 38% है। क्या ये सही है, गलत है, आगे इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ROE 32.87 है, बुक वैल्यू 49.7 है, स्टॉक का पी जो है वो 20.2 है, इंडस्ट्री पी 40.3 है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि बजाज कंज्यूमर जो है उसमें अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। ये एक ऐसा शेयर है जो मेरी नजर में अभी भी अंडर वैल्यूड है, आप कह सकते हैं। अंडर परफॉर्मर नहीं, अंडर वैल्यूड है। इस शेयर के अंदर वो सारी कैपेसिटी मौजूद है जो कि ये शेयर आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रैली दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो चार्ट पर हम इसको एक बार देख लेते हैं और अभी हम पहले फाइनेंशियल्स की तरफ चलेंगे। इसको एक बार फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखकर फिर हम चार्ट की तरफ आएंगे और फिर देखेंगे कि चार्ट पे क्या पोजीशन बन रही है, क्या ये यहाँ से लेने लायक पोजीशन में बन रहा है, क्या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और क्या हमें इसको, अगर हमने ले रखा है तो क्या हमें इसे सेल ऑफ कर देना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब के साथ हम फिर आपके पास वापस आएंगे चार्ट के ऊपर इनसे सभी सवालों का जवाब लेने के लिए। लेकिन पहले चार्ट के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर चलते हैं और रिजल्ट को देख लेते हैं कि रिजल्ट की क्या पोजीशन बन रही है। तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, शानदार बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि हमेशा मेरा फेवरेट पोर्शन है। ये कंपनी के ऊपर लोन ना हो तो कंपनी के ऊपर पैसा लगाने में, कंपनी के शेयर में हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। कंपनी जो है वो 3 इयर्स में एक शानदार ROE 40.41 जो है वो उसने दिखाया है और कंपनी मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 64.34% का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, तो मैं बताऊंगा कि प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है तो क्या इससे कोई टेंशन वाली बात है। हालांकि यहाँ पे वो एक कॉन्स में दिया हुआ है। सेल्स ग्रोथ जो है वो एक कंसर्न है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि सेल्स ग्रोथ को लेके क्या पोजीशन बन रही है, क्या कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो 224 करोड़ जून 18 में थी और अभी भी वो 248 ही है। तो सेल्स की जो फिगर है उसमें एक कंसर्न है, मगर कंज्यूमर सेगमेंट जिस तरह से डे बाय डे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से आगे बातें बढ़ रही है, जिस तरह से बजट आ रहा है, जिस तरह से देश वापस प्री कोविड के बुरे दौर से निकलकर बाहर आ रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आने वाले टाइम में कंज्यूमर सेगमेंट में एक डिमांड आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको सभी लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस और अमेजन की जो क्लैश जो चल रहा है, लड़ाई जो चल रही है, वो भी एक्चुअली कंज्यूमर की मार्केट को कैप्चर करने की चल रही है। टाटा भी इसके अंदर पूरे हाथ आजमा रहा है। तो टाटा का जो सेगमेंट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। HUL भी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। तो HUL का शेयर थोड़ा महंगा हो गया है, जितने में आप HUL का एक शेयर लेंगे उतने में शायद आप इसके 10 शेयर ले पाए दोस्तों। तो आप अभी हम इसके सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 16.85% है
और जो अब आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लास्ट क्वार्टर में वो 3.08 थी और अब वो 16.85% है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर नजर आता है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमने टॉप लाइन डिस्कस की है, इसके बाद हम इनके एक्सपेंस के पोर्शन को देखते हैं। एक्सपेंस पोर्शन जो है वो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके बारे में मैं वरीड हूं। वो टेंशन का पॉइंट हमेशा रहता है कि एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप चाहे कितनी भी सेल कर ले, वो आपका प्रॉफिट सब खा जाते हैं। तो दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट जो है एक्सपेंस पोर्शन में, उसमें एक शानदार डिक्रीज देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि वो 11%, 12%, 13% के आसपास हुआ करता था मार्च 20 में, जो कि अब सिर्फ 8.35% है। मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है और मटेरियल कॉस्ट टाइम बीइंग के लिए बढ़ती और घटती रहती है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि पहले मटेरियल कॉस्ट 32.55% थी, जो कि एक टाइम पर आने के बाद 31.58% भी रह गई थी, फिर वो 35.27% गई एंड देन अगेन 33.35% आ गई। इस बार जो मटेरियल की कॉस्ट है इस क्वार्टर में वो 35.66 है, जिसकी वजह से यहां पर आप लोगों को प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है। जो ओपीएम की परसेंटेज है वो 3% लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज है और ईयर ऑन ईयर सेम ओपीएम की परसेंटेज है। अगर ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ये यहाँ पे कंसर्न है, अगर ये यहाँ पर ठीक हो जाए या कम हो जाए तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट, इससे अच्छा प्रॉफिट देखने को आप लोगों को मिलता। तो दोस्तों मटेरियल की कॉस्ट एक कंसर्न है मेरे लिए। और भी शेयर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, कंपनी को उसके बारे में डेफिनेटली रिसर्च एनालिसिस करेंगे और मटेरियल की कॉस्ट जैसे जैसे मार्केट के अकॉर्डिंग कम होगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद जो सेल्स लाइन है वो हम लोग कोविड लेवल से बाहर आ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग आने वाले क्वार्टर्स में देखिएगा इनके जो सेल्स की फिगर्स है वो काफी अच्छी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएंगी। मार्च में आप देखें, मार्च 2020 में तो 179 करोड़ थी, देन 198 करोड़, देन 227 करोड़ और अब की बार 248 करोड़। तो वो अगर ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो एक अच्छा जंप है सेल्स में। और दिसंबर 2020 में भी देखें तो एक अच्छा जंप यहां पर आप लोगों को दिखाई देता है। अदर इनकम जो है वो 9 करोड़ की है, डेप्रिसिएशन 2 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो दिसंबर 2020 में 70 करोड़ का यहां पर इन्होंने रिपोर्ट किया है। इन्होंने अपने नंबर जो है, रिजल्ट जो है वो जो अनाउंस किए हैं। अगर हम दिसंबर 19 की बात करें तो 59 करोड़ के हैं और सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर ये 69 करोड़ के थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट जंप है। और अगर हम देखें कि दिसंबर 19 से तो उसमें तकरीबन 11 करोड़ का जो है जंप हमें दिखाई देता है। तो अगर हम टैक्स परसेंटेज की बात करें तो टैक्स एक फ्लैटर वे में चल रहा है 18, 17, 18। तो टैक्स का जो है वो प्रॉफिट के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर में इंपैक्ट जो है वो नजर नहीं आता कि टैक्स बिकॉज ऑफ टैक्सेशन कोई प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज है, ऐसा कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं दिखता। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 19 में 49 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 57 करोड़ था, जो अभी भी 57 करोड़ ही इस बार रिपोर्ट हुआ है। तो दोस्तों 57 करोड़ का जो प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में हुआ और अब हुआ, उसके बाद इस कंसिस्टेंसी को देखते हुए मार्केट में बजाज कंज्यूमर का जो शेयर है उसने बूम पकड़ लिया है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दे रही है दोस्तों तो डेफिनेटली उसके अंदर दमखम लौटता हुआ नजर आ रहा है। इनकी सेल्स आने वाले टाइम में इंक्रीज होंगी और अगर एक्सपेंस पोर्शन पे थोड़ा कंट्रोल करें तो प्रॉफिट का लेवल भी आप लोगों को बहुत इससे कहीं कहीं ज्यादा आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट लेवल होता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम एक बार इसके साथ साथ ही हम इसकी बैलेंस शीट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो शेयर कैपिटल 15 के ऊपर कंसिस्टेंट है, रिजर्व जो है वो इंक्रीज होकर 719 करोड़ हो गए हैं, बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 20 करोड़ 12 करोड़ के आसपास, सितंबर में 12 करोड़ ही थी और यहां पर 12 करोड़ है एंड देन 20 करोड़ की एक फिगर मार्च में नजर आ रही है। और
इसके बाद हम एक बार इंपॉर्टेंट चीज इसकी लायबिलिटी को देख लेते हैं कि इसकी लायबिलिटी में ऐसा क्या है। तो लायबिलिटी में एक कंसर्न चीज है जो मेरे लिए मायने रखती है, वो है अदर लायबिलिटी आइटम में 66 करोड़ की फिगर होना, जो कि काफी एक बड़ी फिगर नजर आती है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है। डेफिनेटली कंपनी को इसके बारे में, बजाज कंज्यूमर को इसके बारे में जल्दी ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और इसको डिक्रीज करके वापस से लोअर लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि अदर लायबिलिटी की जो फिगर है वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो कि एक अच्छा साइन नजर नहीं आता है। एक बार थोड़ा कुछ कम हुआ था 35 जाने के बाद 29, देन अगेन 37 चला गया, देन 51 करोड़ एंड देन 66 करोड़। तो दोस्तों खाली अच्छी बातें करने से ही बात नहीं बनती है, जो कंसर्न है, जो चिंता के विषय हैं, उनके बारे में भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एनालिसिस का यही मतलब होता है। एनालिसिस कभी भी, एनालिसिस का मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं होता कि किसी कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर दे कि ये कंपनी आप लोगों को कि इस कंपनी के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि अदर लायबिलिटी आइटम में 66 करोड़ का होना एक कंसर्न का विषय है। बाकी ट्रेड पेबल जो है वो ट्रेड पेबल 72 करोड़ के हैं। ट्रेड पेबल्स होने स्वाभाविक हैं, बिजनेस है तो ट्रेड पेबल होगा, वो कभी कम भी होगा और कभी ज्यादा भी होगा, तो वो एक इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता। बट अदर लायबिलिटी आइटम में इन्होंने क्या रिपोर्ट किया है वो एक कंसर्न का विषय है। इसके अलावा अब हम आगे इनके डेटर डेज देखें तो डेटर डेज में काफी सुधार होता हुआ दिख रहा है। 14-15 से अब 11 के ऊपर डेटा डेज आ गए हैं, लेकिन स्टिल इनको अपने डेटा डेज जो हैं वो पहले जो 2015-2014 के आसपास थे डेटा डेज को इनको वहां तक ले जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये डेटा डेज वहां पर आते हैं, आप इसको वॉच पर रखिए। ऐसे शेयर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इनको आप भी एनालिसिस कीजिए, आप भी अपनी रिसर्च बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, बताइए कि आगे आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि शेयर में किस तरह कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। तो दोस्तों डेटा डेज जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दूं कि डेटा डेज वो होता है जिससे हमारा किसी कंपनी के डेटा जो है कितने समय में वो पैसा उनको वापस कर देते हैं। अब प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 19 तक 60 थी, 60% से 38% हो गई। तो दोस्तों ये एक चिंता का विषय है कि किसी भी प्रमोटर को अपनी कंपनी पर यकीन नहीं होता या कोई और कंसर्न होता है तो उसकी शेयर होल्डिंग घटती है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोगों को एक बहुत पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा कि जितना प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इस कंपनी में से घटाई है, एफआईआईज और डीआईआईज, नॉट द कंपनी, नॉट द पब्लिक बट एफआईआईज और डीआईआईज, जिनके आपको इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारी मार्केट के बढ़ने में काफी बड़ा हाथ एफआईआईज और डीआईआईज का है। तो एफआईआईज अगर खरीदती हैं तो मार्केट हमारी बढ़ती है और एफआईआईज बेचती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट गिरती हुई भी दिखाई देती है। अभी आप रिसेंट पास्ट का एक मंथ ही अगर चेक कर ले तो आप लोगों को मेरे इस स्टेटमेंट पर यकीन हो जाएगा। जैसे जैसे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई और जैसे जैसे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो घटाई, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट की कंडीशन क्या रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जैसे कि प्रमोटर जहां पर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, वही एफआईआईज और डीआईआईज जो कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मतलब से ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली हर कोई प्रॉफिट अर्न करने के मतलब से ही मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बट एफआईआईज और डीआईआईज पूरी रिसर्च करने के बाद इतना बड़ा और मोटा अमाउंट जब मार्केट में लगाते हैं तो वो बहुत ही सोच समझकर सारे एनालिसिस और सारे पैरामीटर्स को चेक कर ही मार्केट में किसी पर्टिकुलर शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 24.8% एफआईआईज की होल्डिंग है, 17.03% डीआईआईज की भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास 20.13% की होल्डिंग है, जिसमें कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.4% है और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.22% जो है वो होल्डिंग है। ये भी एक मजबूत हाथों में होल्डिंग नजर आती है। तो दोस्तों
फाइनेंशियल वाइज और अगर हम पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है वो लोग अपने आप में इंडिकेट करते हैं कि उनको इस शेयर से कितनी बड़ी उम्मीदें हैं और आने वाले टाइम में ये शेयर किस तरह की रैली दिखा सकता है। डेफिनेटली एफएमसीजी बहुत ही हॉट, बहुत ही प्राइम आप लोगों को रन और रैली दिखाने वाला है। ये आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट रैली जिनके कंधों पर होगी वो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर होंगे, ये मेरा पिक है। इसके बाद अभी करंट में मार्केट में कुछ गिरावट हो सकती है तो उससे भी आप लोग सचेत रहें और मार्केट में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, मगर एग्जिट करने के लिए कम से कम 2 से 5 साल का होराइजन रखें। अगर आप लोगों ने बल्क अमाउंट में या कैपेसिटी के बाहर जाकर बिजनेस में एंट्री ली, शेयर मार्केट में एंट्री ली, तो आप लोग नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए ग्रेजुअली मार्केट में एंट्री लीजिए, चीजों को समझिए, पढ़िए, एनालाइज कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फिर उसके बाद ही आप लोग किसी तरह के फैसले पर पहुंचिए। तो दोस्तों अगर हम इसे चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो चार्ट पर हम इसको एक बार देख लेते हैं कि चार्ट पर क्या पोजीशन बनती है बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर की। अभी ये करंटली जो है वो 264.8 पर आप लोगों को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और टेक्निकली हम देखें तो ये बहुत बुलिश शो कर रहा है और वो बिकॉज ऑफ कि इनके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं जिसकी वजह से अभी ये बुलिश शो कर रहा है। तो दोस्तों टेक्निकल्स इंडिकेटर भी इसको बुलिश शो कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं कि उसका क्या रीजन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें और कि इसको चार्ट पर कि ये क्या पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ही इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लगा पाते हैं या नहीं। तो अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर सेट होती हुई हमें दिखाई देती है। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ और ये मैंने ट्रेंड लाइन जो है ये लगाई है ऑलमोस्ट 10 जुलाई के आसपास से लेकर अभी तक पे, और मैं इसमें लोअर लेवल पर भी एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को यहाँ पर लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से क्या पोजीशन बनती है। तो आप यहाँ भी इस ट्रेंड लाइन को देखने समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते हैं, हल्का सा यहाँ से डाउन करते हैं और दोस्तों यहाँ भी इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो पोजीशन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं ये इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि ये शेयर एक रेंज में एप्रिशिएट होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये इसी पैटर्न के अंदर फंसा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा था जहां से जिसके अंदर ये ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ रहा था और यहां पर इसने एक अच्छा ब्रेक लेकर इस लेवल पे 240 को एक अच्छा ब्रेक लेकर आगे जो है वो तोड़ा है और इसके बाद इस शेयर में एक अच्छी रैली आप लोगों को नजर आ रही है। तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो आप लोग मानकर चल सकते हैं वो 240 के आसपास ही फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो आप लोग इसको सेफर साइड 200 का स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं और ये इसका 1 साल का जो मिनिमम टारगेट मैं आप लोगों को दे सकता हूं वो 500 रुपीज का है। दोस्तों आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट कीजिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के बाद कंफ्यूज होने से बेटर है कि मैं आप लोगों को क्लियर कट ये बता दूं कि ये शेयर खरीदने लायक है या नहीं है। तो हाँ डेफिनेटली ये दोस्तों ये एफएमसीजी सेक्टर का शेयर है और ये खरीदने लायक है, मार्केट में इसकी पोजीशन अच्छी बन रही है और एफएमसीजी आगे आने वाली मार्केट रैली का सबसे स्ट्रॉन्ग हेड प्लेयर होगा जो कि मार्केट रैली को लीड कर सकता है और उसके अंदर बजाज कंज्यूमर का रोल बहुत ही अहम रहने वाला है। दोस्तों तो आप लोग 200 के आसपास का सेफर साइड एक आप लोग जहां से ये
बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आती है, आप लोग उसके आसपास इसका एक स्टॉप लॉस लगाकर रखिए और आगे इसके अंदर ट्रेड कीजिए। ये आप लोगों को 1 साल के अंदर 500 रुपए तक होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां मैं अपनी एनालिसिस को यहां पर इस वीडियो के लिए लिमिट करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं और जो बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस है, जो इंफॉर्मेशन है, ट्रू इंफॉर्मेशन, नॉट द फेक वंस। मैं कोई झूठी स्टोरीज या कोई कहानियां बनाकर आप लोगों को सुनाना नहीं चाहता, मुझे आती भी नहीं है बनानी। तो दोस्तों जो असली ट्रू फैक्ट्स है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर लेता हूं कि आप लोगों को कोई चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई कंसर्न है लायबिलिटी में या कहीं कोई पॉइंट है तो मैं वो भी रख देता हूं। किसी भी पॉइंट को छुपाने या ना बताने के पीछे कोई रीजन नहीं है। अगर प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज की है तो मैंने वो पॉइंट भी यहां पर डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ आगे बने रहिए, बाकी शेयर्स के लिए भी इसी तरह से डीप एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के साथ आता रहूंगा और बात करता रहूंगा। अगर कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक